Namaste. I'm Roshna Vernikar, Brand Ambassador for Vedic Shala. Most of us nowadays are experiencing hair loss and early baldness for both men and women. Watching your hair fall is like watching a horror movie. It's horrifying, right? Your fear of getting bald or hair not growing back could also impact your confidence levels. Especially if you are into media, modeling, or entertainment, you would rely on being presentable and confident to face a large audience. There are various reasons for hair fall, and Dr. Ritesh Chawla will now explain us reasons for hair fall along with some precious tips that can be followed. बालों के झड़ने के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। तो हर इंसान के बाल झड़ने के कारण आज जो हम लोग देख रहे हैं उसमें सबसे पहले तो हमारा जो कारण आता है कि एक हेरिडिटरी कारण है। जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के पेशेंट, बहुत सारे मेल पेशेंट हमारे पास अप्रोच करते हैं जिनके आगे के इतने हिस्से के बाल जब वो चले जाते हैं या जाने शुरू हो जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है, तो दैट इज द हेरिडिटरी कॉज, जिसको हम लोग एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। और इसके अंदर उनके अगर हम लोग पूछें उनके फैमिली में, तो उनके पिताजी को या उनके भाई को या उनके रिलेटिव्स में चाचा या अंकल को किसी ना किसी को ऐसी ये प्रॉब्लम रहती है, तो वो एक हेरिडिटरी पैटर्न आता है। तो जो ज्यादातर शुरुआत होती है 22-25 साल के आसपास में, ये ऐसा पैटर्न जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। फिर दूसरे कारण आते हैं जैसे कि एनीमिया हो जाना, शरीर में खून की कमी हो जाना, उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। कई बार स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से भी बाल झड़ना शुरू हो जाता है। सडन स्ट्रेस, जिसको हम लोग टिलोजन एफ्यूवियम की कंडीशन बोल सकते हैं, उसमें उसकी वजह से भी बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है। फिर इसके अलावा स्ट्रेस का कारण आता है कि शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाना, या फिर जब हम लोग क्रैश डाइट्स करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स जो ओबेसिटी के रहते हैं वो सडन वो सोचते हैं कि हम लोग पतले हो जाएंगे, हम लोग क्रैश डाइट करेंगे, सडन खाना छोड़ देंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा। तो वो जब कारण आता है तो उसकी वजह से भी बाल झड़ना शुरू हो जाता है कि क्योंकि क्रैश डाइट क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो जरूरी ऑर्गेन्स को जो न्यूट्रिशन पहुंचाना है वो उनको पहुंचाना शुरू कर देती है, और बालों को उतना नहीं न्यूट्रिशन मिलता, जिसकी वजह से हेयर फॉल होना हमें दिखता है। फिर पोस्ट फीवर, अगर फीवर आया तो बहुत सारे टाइम फीवर के बाद भी कुछ समय के बाद पेशेंट को हेयर फॉल नजर आता है। और जब वो मतलब औरतें जब प्रेग्नेंट रहती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान में, मेनोपॉज होने के दौरान में, इस समय में भी हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे फीमेल्स की बॉडी में होती हैं, जिसकी वजह से उनमें भी हेयर लॉस दिखता है। फिर कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी अगर हम लोग किसी ना किसी कारणवश कोई ना कोई इंसान मेडिसिन तो लेता ही रहता है, तो बहुत सारे समय रिएक्ट करती हैं, तो उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट के तौर पे भी हम लोग हेयर लॉस देखते हैं। डैंड्रफ भी एक बहुत बड़ा कारण है हेयर लॉस का, और आज अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे समय ये डैंड्रफ जो है हर छोटे से बड़े को नजर आती है। तो डैंड्रफ भी कहीं ना कहीं हेयर लॉस का एक मुख्य कारण नजर आता है। फिर एजिंग भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी वजह से भी हेयर फॉल दिखता है। और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, आजकल हम लोग हेयर डाइज, केमिकल बेस्ड शैम्पूज, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे बालों के झड़ने के कारण में शामिल हो जाती हैं। कैंसर के जो ट्रीटमेंट चलते हैं, जैसे कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, तो इनकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। और अगर फिर एलोपेशियाज में जाएंगे तो फिर स्कारिंग और नॉन स्कारिंग, दो तरह के अलग अलग एलोपेशिया आते हैं, तो वो कभी अलग डिस्कस करेंगे, कंप्लीट चैप्टर लेंगे कि एलोपेशिया क्या है। तो उसका ये एलोपेशिया जो है इनकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। मुख्य कारण ये हैं, बाकी और बहुत छोटे छोटे अलग अलग कारण हैं जो हम लोग देखो। पहले तो हमें ये समझना चाहिए बेसिकली डैंड्रफ है क्या, क्योंकि अगर हम इसको सोचे कि जड़ से खत्म हो जाए तो कहीं ना कहीं हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे बाल झड़ना बढ़ जाए, क्योंकि डैंड्रफ एक नेचुरल रिस्पॉन्स के तौर पे आती है। जैसे हमारी बॉडी, जैसे अगर हम लोग अपनी टंग की बात करें तो टंग के अंदर अगर मॉइस्चरनेस खत्म हो जाएगी तो हम बोल नहीं पाते अच्छे से। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को ल्यूब्रिकेट करने के लिए भगवान ने सेबेशियस ग्लैंड्स दिए हैं, जहां पर जो हमारे हेयर हैं उनको ल्यूब्रिकेशन हमारे सेबेशियस ग्लैंड से मिलती है, वहां से उनको नरिशमेंट मिलती है। जब इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए किसी कारणवश, या जब इसकी प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा कम हो जाए, तो ये डैंड्रफ का रूप ले लेती है। अगर कम हो जाती है तो उसको हम लोग ड्राई डैंड्रफ बोलते हैं, कि पेशेंट ज्यादातर सिर खुजाता रहेगा, उसको सिर में
ऐसा लगेगा कि जैसे सूखा हुआ है, ड्राई, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग के सिर में बाल लगा, पाउडर, जी, पाउडर के जैसा गिरता है, तो वो सूखी डैंड्रफ का रूप रहती है, जिसमें हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स है उसके अंदर सीबम की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाती है। सेकेंडली जो आती है हाइपर एक्टिविटी ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड्स, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि आज की जो हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमारे खाने में बहुत सारे स्पाइसी फूड्स आ गए हैं, बहुत सारे ऑयली फूड्स आ गए हैं, हमारा स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं कि हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से सीबम की प्रोडक्शन ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, और उस सीबम की प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ओवर सीबम प्रोड्यूस करते हैं और वो फिर ऑयली डैंड्रफ की तरफ चले जाते हैं। सो वन इज ड्राई डैंड्रफ एंड अदर इज ऑयली डैंड्रफ। एक नॉर्मल फिनोमिना में जब हमारे ये सिर के ऊपर निकलती है तो दैट इज नॉट डैंड्रफ, वो एक नॉर्मल हमारे हेयर को पोषण देने के लिए, उसको नरिशमेंट देने के लिए, उसको ल्यूब्रिकेशन देने के लिए, शाइन मिलने के लिए वो निकलती है। बट अगर इसकी प्रोडक्शन कम हुई तो ड्राई डैंड्रफ हो जाएगी, अगर ओवर प्रोडक्शन हुई तो उसकी वजह से ऑयली डैंड्रफ हो जाएगी। अब ये दोनों कंडीशंस जो हैं कहीं ना कहीं हेयर फॉल का कारण बनती है। अगर ड्राई डैंड्रफ रहेगी तो पेशेंट हमेशा से सिर में इचिंग करने की इच्छा रखेगा, उसको बार बार ऐसा लगेगा यार मैं खुद सूखा लग रहा है, कुछ टाइटनेस लग रही है, वहां पर करता है कि मैं कोई ऑयल लगाऊं या ऐसी कोई चीज लगाऊं। बट बहुत सारे समय में डैंड्रफ के अंदर जो है एलोपैथिक डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं, ऑयलिंग नहीं करनी है, और फिर वो अलग अलग तरह के शैम्पूज यूज करता है और उसकी वजह से फिर पेशेंट को दिक्कत आती है। सेकेंडली एक कारण ये भी रहता है कि इसमें एक मेलासीजिया फरफर करके एक फंगस रहती है जो ऑयल के ऊपर जीवित रहती है, जिसका भोजन ऑयली है। तो जो लोग बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं तो उनके अंदर ये मेलासीजिया फंगस की ग्रोथ बढ़ जाती है, और वो हमारे स्कैल्प के ऊपर जब फीड जो है उसकी वो ऑयल रहती है, तो हमारे जो स्कैल्प पे ओवर प्रोडक्शन होती है ऑयल की, वो उससे ग्रो करती है। और बहुत सारे टाइम जब पेशेंट हमारे पास में आता है तो वो आके कंप्लेन करता है कि सर ये सिर पे चिपचिपापन बहुत रहता है, ग्रीस सी बनी रहती है और खुजली बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको बहुत सारे टाइम पता ही नहीं चलता कि उसके सिर पे हैवीनेस है, और जब हम लोग अपना पंचकर्म का ट्रीटमेंट करते हैं आफ्टर दैट जब हम उसको पूछते हैं तो उसका जो हैवीनेस है वो चला जाता है। तो बहुत सारे टाइम ये जो डैंड्रफ है एक डैंड्रफ की तरह ना ट्रीट करके हम लोग को इसको एज पर आयुर्वेदा की वातज है, कफज है, पित्तज है, पित्त कफज है, ये समझ के अगर हम लोग उस डैंड्रफ को ट्रीट करते हैं, या आपका जो नेचुरल फिनोमिना में जो हमारी बॉडी के अंदर सीबम प्रोडक्शन होनी चाहिए अगर हम लोग उसको नॉर्मल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करते ही पेशेंट का जो डैंड्रफ है वो ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये सारी उम्र के लिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो अच्छे से ठीक नहीं होंगी तो ये आता रहेगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी हम लोग ये कहते हैं कि पेशेंट को आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसे डाइट अच्छा होगा आपकी ये चीज इंप्रूव हो सकती है। जहां पर ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है तो उस जगह पर हम लोग पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि आपका जो ऑयल कंटेनिंग फूड है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। आपको थोड़ा सा ड्राई फूड कंटेंट वाली आइटम्स लेंगे, जैसे जौ की रोटी ले सकते हैं आप, बाजरे की रोटी ले सकते हैं, गेहूं का इस्तेमाल कम करें, थोड़ी सी रोस्टेड चीजें जो है वो ज्यादा लें। और जहां पर हमें दिखता है कि ड्राई डैंड्रफ ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग जो है पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि आप ऐसा नहीं कि ऑयल भर भर के लोगे, आप ऑयल का कंटेंट लोगे, बट ये थोड़ा नॉर्मल मॉडरेट अमाउंट में होना चाहिए। और इसमें आपको ऑयलिंग भी हम लोग रेकमेंड करते हैं। सिंपल ऑयल की जगह हम लोग मेडिकेटेड ऑयल्स रेकमेंड करते हैं। वो मेडिकेटेड ऑयल्स क्या करते हैं कि पेशेंट की जो ड्राई डैंड्रफ है उसको इंप्रूव करने में उनकी मदद करते हैं। जी, बालों को झड़ने के रोकने के लिए सबसे पहले तो हमें उनके कारणों पे जाना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारे समय होम रेमेडीज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, भाई मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज कर ली हैं, मैंने ये तेल लगा लिया, मैंने वो तेल लगा लिया, मैंने ऐसे खाया, बट वो बाल फिर भी झड़ना ठीक नहीं होते। वो क्यों ठीक नहीं होते? क्योंकि उसका जो सही कारण है वो एग्जैक्टली हमें समझ में नहीं आता। तो उस सही कारण को समझें पहले कि अगर मान लिया आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, मीन्स आपकी बॉडी में हीट एलिमेंट बढ़ा हुआ है, और हीट एलिमेंट बढ़ने की वजह से अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए आपको कुछ कूलेंट ऑयल्स चाहिए। तो उस समय अगर हम लोग सेसम ऑयल, सरसों का ऑयल ये यूज करेंगे तो ऑलरेडी हीट बढ़ी हुई है शरीर के अंदर, और उस बढ़ी हुई हीट के अंदर आपने और
गर्म चीज लगा दी तो हीट बढ़ेगी ना, तो हीट के बढ़ने की वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको दिखता है कि पित्त की वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कुछ ऐसी ठंडी चीजें खाने में भी इस्तेमाल करनी चाहिए और लगाने में भी कोई ठंडा तेल इस्तेमाल करना है, जैसे कि कोकोनट ऑयल तो इजीली अवेलेबल है। इसमें भी आजकल थोड़ी सी वेरिएशन आ गई है, जो मैं देखता हूँ कि कोकोनट ऑयल भी, पिघला हुआ कोकोनट ऑयल भी हमेशा सर्दियों में जमता ही नहीं है, और जो ओरिजिनल ऑयल है वो हमेशा जमता है, तो उसकी तासीर ठंडी है। जो दूसरे ऑयल है उनमें कुछ ना कुछ केमिकल्स मिलाए हैं जिनकी वजह से वो सर्दियों में जमते नहीं है। तो हमें वो ऑयल यूज करना है जो थोड़ा सा सर्दियों में जमता है, ताकि जब हम उसको इस्तेमाल करें तो वो अपना कूलेंट इफेक्ट दिखाए। इसी तरह से आप अगर खाने में थोड़ा सा किशमिश का इस्तेमाल करते हैं, धनिया का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो बढ़ा हुआ हीट है उसको कम करेगा। खाने में घृत का इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं तो ये पित्त से रिलेटेड जो हेयर फॉल है वो उसको कम कर सकता है। खाना प्रॉपर समय पे नहीं हो पाता, जागना और उठना सही समय पर नहीं हो पाता, तो ये भी हमारे वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करते हैं। सो अगर हमें कफज हेयर फॉल दिखता है तो हम लोग वहां बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा रुक्ष अन्न खाना है, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि ज्वार, बाजरा, मक्का, इनकी अगर आप रोटी खाओगे या इनसे बनी हुई चीजें अगर आप खाओगे, काले चने का इस्तेमाल करोगे, तो ये आपके शरीर में जो जो ऑयलीनेस आ रही है उसको कम करेंगे। फिर हम लोग अगर आप त्रिफला एक बहुत इजीली अवेलेबल आयुर्वेदिक हर्ब है, जिसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये बहुत सारा, ये तीनों दवाइयों को अगर हम लोग इकट्ठा मिला दें तो ये त्रिफला बन जाता है, और ये बहुत इजीली आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं, खाने में भी थोड़ा इसका इस्तेमाल करें, और अगर इसके साथ में शिकाकाई, रीठा और भृंगराज, इनको ओवरनाइट पानी में सोख करके अगले दिन अगर हम लोग इनका डिकॉक्शन तैयार करें और उस डिकॉक्शन से अगर हम लोग सिर धोना शुरू करते हैं, तो उससे भी जो कफज हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है, जो ऑयलीनेस की वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है, वो हेयर फॉल इम्प्रूव हो जाती है। तो फिर अगर हम लोग थोड़ा मेडिसिनल की तरफ जाएं तो भृंगराज, एक जिसको किंग ऑफ हर्ब्स, हेयर हर्ब्स बोला गया, तो अगर हम लोग भृंगराज का पाउडर मिल जाए अगर हमें, तो भृंगराज का पाउडर लेके उसके अंदर आंवला का पाउडर मिक्स करें, दोनों को सम भाग मतलब इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके, आप चाहे तो उसका पानी के साथ पेस्ट बना के सिर पे अगर आप उसको हेयर पैक की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपका हेयर फॉल कम करने में मदद करता है। और फिर कुछ मुलट्ठी भी इजीली अवेलेबल रहती है, आप उसको भी उबाल कर, अगर आप चाहे तो उसका उबालने के लिए आप सिंपल चाय बना के लें, वो भी आपको फायदा करेगी। या फिर उस पानी के अंदर आप दूध डाल दें और वो पूरा का पूरा शीर पाक जिसको बोलते हैं, कि एक भाग हम ये ले लेंगे, मुलट्ठी ले लेंगे, उसमें 1 कप पानी डाला, 1 कप दूध डाला, और 2 to 5 ग्राम्स आप मुलट्ठी ले लो, उसमें 100-150 ml पानी, 100-150 ml दूध डालो, और जब ये सारा उबल के सिर्फ दूध ही बचे तो उसको भी अगर आप छान के पीते हैं तो ये भी आपका हेयर फॉल इंप्रूव करने में आपकी मदद। To consult Dr. Ritesh Chawla online, please take the below link. Don't forget to subscribe to our channel for more ancient secrets from Ayurveda experts. Namaste and stay healthy.